मेरा नाम के एस वरप्रसाद है। मैं भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान का पूर्व निर्देशक हूँ, जो आईसीआर का इंस्टीट्यूट है। अभी मैं कंसल्टेंट के रूप में जातीय अंतर्जातीय संस्थाओं को काम कर रहा हूँ। आज का मेरा भाषण जो शीर्षक है, स्वदेशी किस्मों की बीज प्रणाली का संरक्षण और पुनरुद्धार। पहले हम शीर्षक को थोड़ा अच्छा समझेंगे विषय के अंदर जाने से पहले। जो स्वदेशी का मतलब है, आप सब जानते हैं, ये किस्मों मतलब जो वैरायटी, अंग्रेजी में जो कहते हैं वैरायटी। इसमें पहले जाति है, उसके बाद प्रजाति है, प्रजाति के अंदर किस्में हैं, और किस्में के बाद में एक और कैटेगरी है जिसको एक्सेशन कहते हैं। जो एक्सेशन जो है, पौधा प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग जो करने वाले हैं, वो सभी किस्मों को प्रजनन मानते हैं। मतलब प्लांट ब्रीडिंग की अवश्य में वो एक्सेशन को उपयुक्त करने के लिए दृष्टिकोण से देखते हैं। परंतु किस्में जो है, किसानों ने कई सालों से, हज़ारों सालों से उसको गिन चुन के बनाए हैं, और उसका जो किस्में का दर्जा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसलिए उसका जो बीज प्रणाली था पहले, वो भी खो गया। अभी बीज प्रणाली स्वदेशी किस्मों के लिए नहीं है। अब संरक्षण इसलिए है कि जो बीज है वो समय के साथ साथ नई जो जारी किया किस्में आ गया कल्टीवेशन में या आप उगाने में, और पुराना जो बीज है जिसको हम अभी देशी किस्में बोलेंगे, ये सब अदृश्य होने जा रहा है। इसलिए उसको संरक्षण करने की ज़रूरत है। कैसा संरक्षण करते हैं? जीन बैंक में संरक्षण कर सकते हैं, और कई दृष्टिकोण है संरक्षण का, उसको भी हम देखेंगे। और पुनरुद्धार का मतलब जो है, बीज प्रणाली का पुनरुद्धार की ज़रूरत है, क्योंकि अभी गांव में अगर देशी किस्में चाहिए, गिने चुने लोगों के पास है, मगर जो नई जो किस्में हैं, जैसा वो प्रणाली है वैसा देशी किस्मों के लिए नहीं है। इसलिए हमने ये टॉपिक चुना है, ये भाषण चुना है, स्वदेशी किस्मों की बीज प्रणाली का संरक्षण और पुनरुद्धार। इसको अगर हम देखेंगे, पहले ये समझेंगे स्वदेशी किस्में क्या है। स्वदेशी किस्में को कई नाम है। एक है पारंपरिक, मतलब हमारा पीढ़ियों से जो चला आ रहा है, उसका जो है, जो बीज जो है, उसको पारंपरिक बीज भी बोलते हैं। और लेजिस्लेशन या नीति नियमों में की शासनों में किसान किस्में भी बोलते हैं, या फार्मर वैराइटीज़। और स्वदेशी या जातीय किस्में भी बोल सकते हैं। और ज़्यादातर ये आदिवासी आज भी उसको उगाते हैं, इसलिए इनको आदिवासी किस्में भी बोलते हैं। और वीसी के मतलब ये अंग्रेजी का शब्द है, जो वैराइटीज़ ऑफ कॉमन नॉलेज, मतलब ये नहीं किसी ने, एक आदमी या एक समुदाय ने नहीं बनाया, वो कॉमन नॉलेज में कल्टीवेशन होते जा रहा है, इसलिए उसको वीसी के भी बोलते हैं। और समुदाय का जो बनाया हुआ, समुदाय को हम ये भी बोल सकते हैं जनजाति के पास जो किस्में हैं उसको भी जनजाति किस्में भी बोल सकते हैं। और इको टाइप मतलब जिस जगह से वो बना हुआ, जिस जगह से कई सालों से जो उसको हमने यूज़ कर रहे हैं, उपयुक्त कर रहे हैं, उसको इसलिए इको टाइप भी बोलते हैं। और भूजातिया भी बोल सकते हैं। भूजातिया का अंग्रेजी शब्द है लैंड रेस, सो भूजातिया भी बोल सकते हैं। जैसे जंगल प्रकार भी होते हैं, मतलब आदमी का या किसान का कोई हाथ का जो है गिन चुनाना नहीं, वो अपने आप जंगली में एक किस्में बन सकते हैं। ऐसी जातियों को, ऐसी किस्मों को लैंड रेस या भू जातियाँ या जंगली प्रकार भू जातियाँ बोल सकते हैं। तो स्वदेशी किस्में का इतने नाम है कि पारंपरिक, किसान, जाति या स्वदेशी या आदिवासी या वीसीके या जनजाति, इको टाइप और भूजातिया और जंगली प्रकार।
ये किसी भी आज हम इस भाषण में देशी किस्में के बदले में ये सब नाम आते हैं, तो हमने ज़्यादातर देशी किस्में बोलेंगे। उसका मतलब यही है कि स्वदेशी किस्में। तो इसका अपने प्राचीन आवासों में लंबे समय तक चयनित और खेती की जाती है। मतलब ये किस्में लंबे समय तक, मतलब हज़ारों या 100 सालों से ज़्यादा उसको चयनित किया जाता है, खेती किया जाता है। और दूसरा जो है पारिस्थितिक उपयुक्तता, किसान उपभोक्ता, मतलब किसान का बीज का रूप में और कंजम्पशन के लिए उपभोक्ता भी आवश्यकताओं को और किसान हस्ताक्षेपों से, मतलब अपना जो दिमाग लगा के उसको गिन चुना गया, उसको इसलिए ये प्राथमिकताओं के आधार पर विकसित किया गया, इसी को स्वदेशी या देशी किस्में कहते हैं। फील्ड में, मतलब ये खेती में अक्सर केवल उनके अनुकूलित या समान पारिस्थितिक तंत्रों का व्यक्त किया जाता है। और स्थान वरिष्ठ पारंपरिक प्राकृत आधारित पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, इसका मतलब प्राकृतिक कृषि की परिस्थितियों में इसका बहुत अच्छा उसका यील्ड या उसका धान का ज़्यादा हमको मिलने की संभावना है। जब उसको अगर हमने नए किस्मों का जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अगर हम लगाएंगे, वो ज़्यादा न्यूनतम है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। जैसे स्थानीय जैव विविधता, मतलब जो जीव जो है जो मिट्टी में है, वो जीव जो है इसके साथ जुड़ा रहता है, और आसपास में जंगली रिश्तेदार और मिट्टी जो है, मिट्टी में जो जैव है, ये सब उनके मिलते जुलते उसके ऊपर असर करते हैं और गतिशील वातावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सही विकसित करते हैं। इसका मतलब ये है जिस जगह से वो विकसित करते हैं, जिस जगह में वो उसको हम उगाते हैं, उस जगह के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। और इसका जो नए किस्मों का जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, इसके ऊपर लागू नहीं होता। वो अपने नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक कृषि का जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, उसमें ज़्यादातर उसको अच्छा लगते हैं। सो इसलिए ऐसे किस्में जो है अभी हमारे पास अदृश्य हो रहा है, तो इसको हम इसको पुनरुद्धार करना चाहिए। उसका 2-3 मेजर वजह है। मतलब सही वजह ये है, एक बात जो है पोषणी संबंध विशेषताएं इस भूजातियों में है। तो पोषण को अगर हम देखेंगे, जो सामान्य वैरायटी जो है, अगर हम धान का उदाहरण लेंगे, धान का उदाहरण में नॉर्मल में अगर 2% है जिंक, इसमें 3 गुना ज़्यादा ये वैराइटीज़ में होते हैं, ये किस्मों में होते हैं। ये किस्में जो है कि लैंड रेस को अलग अलग ग्रुप करते हैं, इसको रेड, ब्लैक, वाइट, एरोमेटिक, जो मतलब अच्छी खुशबू आते हैं, और नॉन एरोमेटिक, और ईशान्य प्रांत से जो आते हैं, इन सब में देशी किस्म जो है उसमें लगभग 3 गुना जिंक रहता है। तो पोषण का एक जिंक है, नॉर्मली जो डेफिशिएंसी आजकल पाते हैं उसमें एक जिंक है, दूसरा आयरन है। आयरन का भी आप देखिए, अगर नॉर्मल में, मतलब सामान्य रूप से जो रिलीज़ किया गया वैराइटीज़ में, किस्मों में 3% तक है, तो 1% ज़्यादा कई वैरायटी में, ग्रुप में ये आयरन भी ज़्यादा है। ऐसा ही मैग्नीशियम का भी आप देखेंगे, मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये मैग्नीशियम का आजकल जो हम खाना खाते हैं, इसका बहुत कमी है, और उसका दृष्टिकोण से कई डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी आते हैं। इसलिए मैग्नीशियम का अगर आप देखेंगे, ये किस्में जो है जिसका लैंड रेस भूजातियों का ग्रुप में 2 गुना ज़्यादा है। ये 52 अगर मिलीग्राम्स 100 ग्राम में अगर है, तो ये ग्रुप में 100 से ज़्यादा है, सभी ग्रुप में 100 से ज़्यादा है। तो ये तो सिर्फ आपको उदाहरण के लिए मैंने दिखाया।
ऐसा कई फसलें हैं, कई फसलों में देशी किस्मों का पोषणी संबंधित विशेषताएं या अधिक से मिलने का संभावना बहुत है। इसके बाद आप देखेंगे, इससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, एक रेजिलियंस जो बोलते हैं क्लाइमेट का, मतलब ये जो जलवायु का जो रेजिलियंस मतलब लिचलाप जो है, उसको अगर आप देखेंगे रेजिलियंस इन देशी किस्मों में बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ जलवायु के लिए नहीं, आप जो कीड़ है, जो हमारे पास जो डिसीज़ जो आते हैं और कीट जो आते हैं, इन सब के लिए उसको रेजिलियंस जो है बहुत ज़्यादा है इन किस्मों में, और पोषण के संबंधी ज़्यादा भी है। इसलिए इसको वापस लाने की और पुनरुद्धार करने के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर इसको हम संरक्षण करना है, संरक्षण का कई दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण ये है कि जिस जगह से वो नेचुरली मतलब प्राकृतिक तरह से वो रहता है, वही उसी जगह में उसको अगर हम रखेंगे और संरक्षण करेंगे, उसको इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। इसके माध्यम कई तरह है जो जहाँ हम इन सिटू में संरक्षण कर सकते हैं। एक तरह है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स और जातीय उद्यान पार्क्स और जीन सेंचुरीज, ये तीनों जो है जातीय स्तर पर कई बायोस्फीयर रिजर्व्स और जातीय उद्यान और जीन सेंचुरीज को हमारा देश में लगाया गया, स्थापित किया, और उसको हम आगे भी ले जा रहे हैं। इसमें जो देसी किस्मों की कई ट्रीज़ का और वाइल्ड रिलेटिव्स का मतलब जंगली रिश्तेदारों का इधर हम संरक्षण करने की एक दृष्टिकोण है। और ऑन फार्म जो है मतलब खेती में ही, जिस खेती में ये उगते हैं उसी खेती में उसको अगर संरक्षण करना है तो किसानों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। तो इसलिए ऑन फार्म थोड़ा मुश्किल है। वो पहले तीन जो हमने बताया, ये तीनों का जाति तरह से मतलब नेशनल इंटरेस्ट से जो एस्टैब्लिश किया जाता है, इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व्स और जातीय उद्यान और जीन सेंचुरीज को कंजर्व करना आसान है, बट ऑन फार्म थोड़ा मुश्किल है। मगर किसानों के हाथ बढ़ाएंगे ये भी हो सकता है। और इसके अलावा हम इसको जब संरक्षण करते हैं, वो जंगली प्रजातियां हैं और जंगली रिश्तेदार है और भूजातियां हैं और देशी किस्में हैं, इन सब को भी हम इन सिटू मतलब जिस जगह से वो उगाते हैं उसी जगह में उसको संरक्षण करने का इन सिटू करते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि एक्स सिटू मतलब जिस जगह में वो है वहाँ हमको संरक्षण करना संभावना बहुत मुश्किल है, उस या कुछ हमको दिक्कतें हैं वही करने के लिए, उस समय हम एक्स सिटू को अपनाते हैं। जब एक्स सिटू मतलब बाहर जगह में उसको संरक्षण करना है, उसमें दो तरीका है। उसमें एक तो फील्ड जीन बैंक है, मतलब उनका अपना जगह नहीं है, बाहर लाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है, आप यूके में यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत बड़ा जीन बैंक है, फील्ड जीन बैंक। दुनिया से सब तरह का ट्रीज को लाके एक जगह रख दिया उन्होंने, संरक्षण कर रहे हैं। उसको जैसा चाहिए वैसा सॉइल या उसको जो वातावरण चाहिए जहाँ तक पॉसिबल है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि उनका अपना जगह नहीं है, वो बाहर की जगह में रखते हैं। ऐसे वालों को क्रॉप जीन बैंक कहते हैं, आर्बोरेटम कहते हैं, या हर्बल गार्डन कहते हैं, या बोटानिकल गार्डन कहते हैं। ये हर तरफ का ये जो गार्डन फील्ड में जो उगाते हैं उसको फील्ड जीन बैंक कहते हैं, मगर अपना जगह नहीं है, बाहर लाके करते हैं। ये क्यू सीड बैंक जो है यूनाइटेड किंगडम में एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो हर कॉन्टिनेंट के लिए एक फील्ड जीन बैंक उन्होंने बनाया और उसको संरक्षण करने की कोशिश कर रहा है। सो दूसरे तरीका है कि बीज का जीन बैंक। तो बीज का जीन बैंक में आपको दो तीन तरह का जीन बैंक्स है, सीड जीन बैंक्स। एक जो है
लंबे समय के लिए रखने वाला, मतलब -20 डिग्री सेल्सियस में उसको रखेंगे। और जब बीज का जो मॉइस्चर है उसका बहुत कम रखेंगे, 7% तक रखेंगे। और उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब वातावरण में जो मॉइस्चर है उसको भी कम 15% तक रखेंगे। जब 100 साल तक हम जो इस बीजों को ऐसा लंबी समय जीन बैंक में रखेंगे वो जीवित रहता है, उसको 100 साल के बाद भी उसको हम उगा सकते हैं। ये है। दूसरा जो है, अभी हम हर साल उगाने के बजाय उसको मीडियम टर्म जीन बैंक बोलते हैं, जिसमें आपको 10 डिग्री या 7 डिग्री तक टेम्परेचर या उष्णोग्रत रख सकते हैं। और उसमें आप सील करके रखे जो सीड को 5 साल 10 साल तक जीवित रहते हैं, ऐसा मीडियम टर्म जीन बैंक भी करते हैं। अदरवाइज़ जो तीसरा जो है वो बहु सामान्य रूप से देसी किस्मों का जो रखने का या संरक्षण करने का तरीका ये है, कम्युनिटी सीड बैंक। जनजाति अपने आप जो है खेती से लाके अपने तरीके से वो संरक्षण करेंगे और हर साल हर 2 साल में जिसको चाहिए वो देते रहते हैं। और कई ऐसे पौधे हैं जिसको बीज ही नहीं बनता। जब बीज नहीं बनता उसको कैसा संरक्षण करें? उसका संरक्षण के लिए एक इन विट्रो जीन बैंक है। ये इन विट्रो जीन बैंक का मतलब है टिश्यू कल्चर में उसको बढ़ा के उसको ज़्यादा बढ़ने की अवकाश ना देते हुए उसको थोड़ा इनहिबिटर्स डालते हुए उसको जीवित रखेंगे। जब हमको चाहिए उसको निकाल के पूरा पौधा ले सकते हैं। ये इन विट्रो जीन बैंक भी है। और एक दूसरा जो है कि -180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री माइनस में जो है एक लिक्विड नाइट्रोजन एक केमिकल है, रसायन है। अगर उसमें रखेंगे ये -180 डिग्रीज में, आप उसको जैसे आपका लॉन्ग टर्म जीन बैंक है, मतलब जो लंबी समय तक जो रख सकते हैं, ऐसी क्रायो बैंक में कुछ टिश्यूज़ है या कुछ सीड जो सीड जीन बैंक में नहीं रख सकते, जो जल्दी अपने जीवन खो जाता है, ऐसी किस्मों को, ऐसी बीज को क्रायो बैंक में हम रख सकते हैं। और इसके अलावा आजकल दुनिया में कई कंट्रीज़ ने ये भी कर दिया एक डीएनए बैंक, मतलब सीड से या पौधा से उसका जो डीएनए है, मूल रूप का जो जीन्स है उसको निकाल के और उसको एक वायल्स में छोटे छोटे बॉटल में उसको रख सकते हैं। उसको डीएनए बैंक कहते हैं। ऐसा जो है, जो हमारा देसी किस्में अब जो गायब है, अभी खेती में दिखाई नहीं देता, मगर हम 40 साल पहले 25 साल पहले जो दुनिया में कई एडवांस्ड कंट्रीज़ जीन बैंक रख के और अंतर्जातीय जीन बैंक में भी उसको कलेक्शन कर दिया, मतलब किसानों से उसको ले लिया और उसको ऐसे संरक्षण दृष्टिकोणों से उसको रखा गया। अब हमको पुनरुद्धार करना है। ये भी एक नया सोर्स है जिससे हम बीज ले सकते हैं और उसको फिर पुनरुद्धार करने का और बीज प्रणालिका बनाने का मौका है। ऐसा करने की पॉसिबिलिटी है। जैसे आप अपने लेफ्ट तरफ देखेंगे, ये बीज बैंक है जिसके अंदर -20 डिग्री सेंटीग्रेड का कमरे है, जिसमें प्रतिशत जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड और बीज में जो मॉइस्चर का जो प्रतिशत है 7 से 8% है। और जो हवा में जो मॉइस्चर का जो परसेंटेज है 15 तक रहता है। 100 साल तक ये बीज बैंक में अपना बीज रख के देसी किस्में जब चाहिए उसको लेके फिर उसको हम बीज प्रणाली में लाने का स्कोप है, संभावना है। जैसे जो आपका जो टैंक जो दिख रहा है आपको दाहिने तरफ, वो टैंक है, उसको क्रायो टैंक बोलते हैं। मतलब उसको लिक्विड नाइट्रोजन भरा जाता है उसमें, और उसमें जो आपको बीज जो बीज बैंक में नहीं रख सकते या उसका बीज ही नहीं बनता, ऐसे इसको कुछ टिश्यू लेके खंडजाल लेके उसको हम इसमें रख सकते हैं। उसको अगर प्रोटोकॉल से लेके हम पूरा पौधा उसको बना सकते हैं बाद में। ऐसे ही कुछ प्रजातियाँ ऐसे है
जो इन विट्रो भी कंजर्वेशन कर सकते हैं, मतलब संरक्षण कर सकते हैं। तो इन विट्रो का मतलब है टिश्यू कल्चर है, जो ट्यूबों में उसको उगा के उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। जब इनहिबिटर निकाल के जब हम पौधा फूल चाहिए उससे लेके हम कर सकते हैं। ये तो इन विट्रो कंजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन और सीड जीन बैंक हम 3 तरह का है। अगर हम स्वदेशी किस्में और कहाँ मिल सकता है? अगर आप देखेंगे कई देशों में और अंतर्जातीय जीन बैंकों में हमारा बीज, हमारा स्वदेशी बीज, जैसे उदाहरण के लिए हमारा धान का बीज, यूरेका धान का जो अंतर्जातीय संस्थान जो है फिलीपींस में है, मनीला में, उधर हमारा भी बीज 40,000 तक हमारा स्वदेशी किस्में उधर रखा गया। ऐसे ही एक अंतर्जातीय संस्थान है इकाडा बोल के, जिसको जो पहले सीरिया में था ये जीन बैंक, मगर वार की वजह से वो पूरा नष्ट हो गया। उसको उस समय में उसको लाके फिर मोरक्को में लाके ये जीन बैंक के लिए फिर इकट्ठा करने लग गया। मतलब जितना आपने प्रयास करके जितना देसी किस्में आपने कंजर्वेशन किया, वो संरक्षण किया, उसका सबका अगर एक भूकंप आया या कोई वार आया या युद्ध आया, उसमें खोने की चांसेस है। इसलिए ये देश की अंतर्जातीय स्तर पर ये आलोचना किया गया, एक हमारा पास ऐसा जीन बैंक हो जो सभी को बिलोंग करे, मतलब सभी प्रपंच में जितना भी देश है उन सब को प्रॉपर्टी हो, वो सब उनके ऊपर वो अपना बीज उसमें संरक्षण कर सके और उसको बिजली की ज़रूरत ना पड़े, मतलब मेंटेनेंस का ज़्यादा खर्चा ना हो। ऐसी कोई आलोचना की ये स्तर हो गया कि स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट बोल के एक इंटरनेशनल जीन बैंक को एस्टैब्लिश किया। ये ऐसी जगह है जिस जगह में साल में पूरा महीनों में कभी भी -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे कभी भी टेम्परेचर नहीं आता, स्वाभाविक रूप से, मतलब इसका बिजली की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उसमें ऐसे कोई गुहाएं हैं जो जिसके अंदर बहुत जगह है। तो ऐसी एक जगह है स्वालबर्ड, जहाँ आप नॉर्वे में जो है, कंट्री नॉर्वे में है, जहाँ बीजों ने सभी देशों ने, कई देशों ने उनको बीज दे दिया, वो जाके उधर रख दिया। जब आपको ज़रूरत पड़ा, जैसे मैंने सीरिया का एग्जांपल दिया, उनका अगर चाहिए फिर उधर से निकालने की संभावना है। जैसा आप देखेंगे इस स्वालबर्ड में आज तक ये 243 देशों ने अपना बीज, वो उसमें उस बीज में एक्सेशन भी है, देशी किस्में भी है। तो इनको अगर देखेंगे तो जाति 1000 से ज़्यादा जाति और 6000 से ज़्यादा प्रजातियाँ, और एक्सेशन जब देखेंगे 9,83,524 एक्सेशंस सभी देशों ने दिया, उसको इधर रखा गया। और हमारा भारत देश से 524 का ग्रुप्स, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हमने दिया है। उसमें 72,241 का जो एक्सेशन जो है हमने दिया, और वो जाके उधर सुरक्षित है अभी। ये अगर दुनिया भर देखेंगे, दुनिया भर 1750 का जीन बैंक है। इस जीन बैंक में 7 मिलियन से ज़्यादा बीज का नमूने संरक्षित है। मतलब संरक्षित का अनेक दृष्टिकोण आपने देखा, और 2-3 तरीके का डबल टाइप, मतलब एक जगह एक कंट्री में नहीं, अपना जो बहुत बहुमूल्य जो बीज है उसको अंतर्जातीय ग्लोबल सीड वॉल्ट में भी आप रखने का चांस है। तो ये भी हो रहा है। इसके अलावा अंतर्जातीय संस्थानों बहुत है। ये संस्थानों ने कई सालों से पहले पूरा दुनिया में कई देशों में उसको देशी किस्मों को इकट्ठा करना शुरू किया। ऐसा इकट्ठा किया, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे उदाहरण के लिए, जो हमारे देश में हैदराबाद में जो है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट और इक्रिसैट, तो इक्रिसैट में 1,30,000 तक देशी किस्में जो है उसमें रखा गया। उसमें अबाउट 10-11
फसलों का जो बीज है उसमें रखा गया। उसमें हमारा अपना 30 से 40 हज़ार का देश की किस्में उसमें संरक्षण किया। जब हमें ज़रूरत था भारतीय जीन बैंक ने उसमें से हमने ले लिया और अपने नेशनल जीन बैंक में जो दिल्ली में है उधर हमने उसको उत्पादन करके उस बीज को संरक्षित हमने भी कर दिया। तो ऐसे ही जो धान का है वो 1,31,000 से ऊपर जो धान का जो वैरायटीज़ है कि देसी किस्में हैं उसको फिलीपींस में रखा गया। ऐसे एग्जांपल्स कई आप इधर दे सकते हैं। जो आपका धानों कई क्रॉप 500 से ज़्यादा फसल हम सिर्फ इंडिया में उगाते हैं। 1500 प्रजातियों का जीन बैंक में, हमारा जीन बैंक में देसी किस्मों का बीज हमने संरक्षण किया। जैसे जो अंतर्जातीय इंस्टीट्यूट्स है जो नाइजीरिया में, इथियोपिया में, कोलंबिया में, मेक्सिको में, आइवरी कोस्ट में, बेल्जियम में, केन्या में जो धान का, वेजिटेबल्स का मतलब जो सब्जियां का एक अलग अंतर्जातीय संस्थान है जो जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर। पहले उसको AVRDC बोलते थे, अभी इसको वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर बोलते हैं। इसमें 61,000 देशी किस्मों का सब्जियों की बीज सुरक्षित है। तो मतलब ये है कि 8 लाख से ऊपर ये अंतर्जातीय संस्थानों पे देशी किस्मों का बीज हमने संरक्षित किया है। एक एग्जाम्पल लेंगे कि इसको क्यों संरक्षित करना चाहिए, क्यों अभी हमने क्यों खो गया इसको, ये सब अगर हम देखना चाहते हैं एक उदाहरण धान का लेके मैं बताता हूँ। हमारे देश में इसको 40 या 44 मिलियन हेक्टेयर में धान को हम उगाते हैं। उसमें मैंने इधर लिखा 40,000 का देशी किस्में हैं, मगर संभावना ये है 1 लाख से ऊपर देशी किस्में हमारे देश में है। और 1930 से पहले 30,000 किस्में देसी किस्में हम उगाते थे। उसका क्या हो गया, हमारा नए वैरायटीज़, नई किस्में जब हमने जारी किया एंड जिससे हमने हरित क्रांति लाया, उस समय 1100 ऐसे कोई नई किस्में को रिलीज़ किया जिसमें किस्में भी है, कुछ संकर जाति भी है, हाइब्रिड्स भी है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे अभी आज 30 किस्में 70% से ज़्यादा एरिया 44 मिलियन हेक्टेयर में से कवर करते हैं। वो जब मैंने जैसा बताया उसमें से इस 30 में से एक ही वैरायटी BPT 5204 जो है 25% से ज़्यादा एरिया में है। इसका मतलब ये है 1930 से पहले जो हम 20,000 से 30,000 किस्में उगाते थे दुनिया में, देश भर, वो अभी हो गया 30 किस्में का रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो बाकी सब कहाँ जाएगा, वो सब अदृश्य हो गया। तो वो अभी कहाँ है, वो अभी जीन बैंकों में। कौन सा जीन बैंकों में है, हमारा नेशनल जीन बैंक में है जो दिल्ली में है, नेशनल जीन बैंक जो NBPJR में है, और अंतर्जातीय जीन बैंक में भी है, और स्वालबर्ड जीन बैंक में भी है। तो देशी किस्मों के लिए अभी हम जो खो गया, अगर उसको पुनरुद्धार करना है, कुछ ऐसी जगह है जिसमें से हम ला सकते हैं और वैरायटी को बढ़ावा देने की, पुनरुद्धार करने की कोशिश हम कर सकते हैं। एक धान का सिर्फ मैंने आपको उदाहरण दिया। जैसे आप देखेंगे भारत की समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र विविधता का स्थिति ये है, मतलब ये है कि जो विविधता जो है, जैविक विविधता जो है वो बहुत भारत में बहुत है। जैसे मतलब ये है कि एक भारत देश का जो भूभाग जो है सिर्फ दुनिया का 2% है, 2% है, मतलब 2% है। तो जब आप देखेंगे जो जैविक विविधता तो 7% तक है, 7% तक है। तो इसका मतलब है बहुत कम भूभाग में बहुत विविधता अभी हमारा भारत देश में है। उसको हम अगर रखने के लिए क्या कोशिश कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो
आलगी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैडी में भी इसका मतलब धान में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। आलगी को अगर पारंपरिक या प्राकृतिक कृषि करना चाहते हैं, आलगी का भी बहुत अच्छी भूमिका है। आलगी का अगर विश्व में देखेंगे 40,000 का अगर विविधता है, किस्में हैं, भारत में 7,000 से ज़्यादा है। मतलब 18% जो विश्व में जो विविधता है वो सिर्फ भारत में है। ऐसे ही एक और दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, मिट्टी में हमने नेमाटोड का जो है 10% है। नेमाटोड में ऐसी किस्में हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को इसको डिकम्पोज करने का उसको रोल है, और कुछ पेस्ट्स भी है उसमें, कुछ कीट जैसा उसको नष्ट करने वाला भी है, कुछ फ़ायदा करने वाला भी है। तो ऐसे ही अगर हम जीव वैविधता को हम नहीं रखेंगे, संरक्षण नहीं करेंगे, हम बहुत मूल्यांकन या बहुत हम प्राइस हमको पे करना पड़ेगा, जब उसको संरक्षण करने का बहुत ज़रूरी है। जैसा आप देखते हैं कि अगर कोई ऐसी कई जीव ग्रुप्स जो है जीव विविधता का, अगर आप देखेंगे मेरिस्टेमेटा का 50% जो है जो भारत में है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ एंडेमिक भी है। एंडेमिक मतलब अगर जो भारत में गया तो पूरे दुनिया में गया। मतलब एंडेमिक का मतलब ये है जो विविधता जो भारत में अभी है वो सिर्फ भारत में है, वो ऐसी जीव विविधता बाहर नहीं है। तो अगर भारत ने खो गया, दुनिया ने खो लिया। इसलिए इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखेंगे कई तरफ का है, इसमें से 7% जो विश्व में जो है उसको हमारे पास है। टोटल इफ़ यू सी विश्व में 14 लाख का जो किस्में हैं उसमें से 96,300 तक हमारे पास भारत में है। इसको संरक्षण करना सिर्फ बीज ही नहीं, बीज के साथ जो जीव वैविधता है, जो माइक्रोब्स है, उसको भी अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो हमको बहुत नुकसान पहुंचने का संभावना है। भारत में पौधों की विविधता अगर ये हम देखना चाहते हैं, पौधों की और जानवरों और सुरक्षित जीवों की 1,27,000 प्रजातियां है, उससे ज़्यादा भी है, मगर जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन है ये संख्या है। उच्च पौधों मतलब जो फल पुष्प निकलता है, ऐसी 18,000 प्रजातियां है। उसमें फूलों का पौधी जिसको बोलते हैं वो 18,000 का प्रजातियां है, जिसमें से 5,775 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। 5,000 कुल आर्थिक रूप में उपयोगी प्रजातियां है। मतलब ये सिर्फ आहार के लिए नहीं, जैसे हम पहनते हैं कपड़े या हम मेडिसिन मतलब औषध का रूप में जो लेते हैं, या कई तरह का उपयोग जो है, ऐसी प्रजातियां 5,000 तक जो हमने आर्थिक रूप में उपयोगी करते हैं। और 583 फसल जो है पौधों की प्रजातियों की खेती की जाती है। हिंदुस्तान के केंद्र से 168 फसली पौधों की प्रजातियां हैं। ये अभी हमारे पास जो जंगली रिश्तेदार जो है, इस 168 का जो फसलों का जंगली रिश्तेदार 334 तक है, और जिसमें जो एक्सेशंस जो है उसका 1,000 जंगली पौधों की प्रजातियां भी है उस हमारे देश में। इसका मतलब यह है पौधों की विविधता में भी भारत में बहुत हमारे पास विविधता है। अगर हम ये देखने से पहले हम ये सोचे कि इतना विविधता से हम जो उगाते थे वो सब क्यों चला गया, कैसे चला गया, क्यों अब उसको पुनरुद्धार की स्थिति आ गई। इसलिए कि हमारा जो हरित क्रांति वह जो उस समय की बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारा आहार का जो सिक्योरिटी जो है, जो वो जब
वो नहीं था, उस समय हमको ज़्यादा बढ़ावा देने का बहुत ज़रूरत था। इसलिए नए किस्में आ गए और ये नए किस्में से ज़रूर हमारा उत्पादन तो बढ़ गए, बट उसके साथ साथ जो हमने केमिकल्स जो यूज़ किया, जो वैरायटी बीज के थ्रू जो रेस्पॉन्ड करते हैं पानी के लिए और फर्टिलाइज़र्स के लिए और पेस्टिसाइड्स के लिए जो रेस्पॉन्ड करते हैं, ऐसी बीज ऐसी किस्में हमने जो बनाया, उसकी वजह से हमने उत्पादन तो बहुत बढ़ाया, उत्पादकता भी बढ़ गई, मगर हमारा अपना पर्यावरण, हमारा जलवायु कालुष्य हो गया। उसको ऐसे स्थिति में अब हम पहुंच गए ताकि जो आपातकालीन स्थिति आ गया मिट्टी का, मिट्टी में जो जीव था वो निर्जीव हो गया, और जल में जो है कालुष्य इतना हो गया, जल में जो होना चाहिए, जो जीव होना चाहिए, वो भी ख़त्म हो गया। वैसे हमारा आकाश में छेद हो गया और जो क्रांति हमारे पास नहीं आना चाहिए वो अभी आके हमको नुकसान कर रहा है। सो जो वायु जो है, वायु में इतना कालुष्य हो गया, हमको उसको वायु हमारा कई उसको रुग्मताओं को लाने में आदमी को रुग्मता लाने के कारण हो गया हवा। ऐसा हमने जो पंचभूत जो है उन सब को हमने खराब कर दिया, मगर हमने फूड सिक्योरिटी तो लाया। अभी सब दुनिया में और भारत में भी ऐसे सोच विचारना आ गया, ये विचारणाधार अभी प्राकृतिक कृषि करने की समय आ गया। ये प्राकृतिक कृषि अगर हम करने लग गए, इसमें से हमारा जो नई किस्में जो हमने बनाया, उसको हमने ऐसा बनाया कि इनपुट जब देंगे तभी वो रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर इनपुट नहीं है वो उसका विफलता होगा। तो सफलता कौन होगा? देसी किस्में। इसीलिए देसी किस्मों को पुनरुद्धार करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखेंगे उदाहरण से चावल का ये पैसिफिक क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 10,000 से ज़्यादा अधिक वर्ष खेती किए जाने के वाली फसलों में धान एक है। इसमें इतना कलर, रंग, रूप, रुचि है जिसमें बहुत विविधता है। तो इसको हमने सब छोड़ के सिर्फ सफ़ेद चावल खाने में लग गए। अगर हम ये देशी विविधता को वापस लाएंगे, काला चावल है, ब्राउन चावल है और रेड लाल चावल है, और इसमें शेप्स में भी बहुत बहुरूप है उसमें। और जैसे मैंने आपको बताया पहले, कम से कम 40,000 क्लियर कट देशी किस्में हैं जिसको खाने में हमको ज़्यादा पोषण मिलता है, हमारा आरोग्य सही होता है। इसलिए ये देशी किस्मों को वापस लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम देखेंगे चना, चना में देसी चना भी है, काबुली चना भी है। तो ये देसी चना भी ये 30,000 से ज़्यादा दुनिया भर है। मतलब जैसे 61 है, इसमें चना का एक है, और इसमें जो आपने इसमें देख सकते हैं फ़ोटो में, हरे से लेकर और डिफरेंट कलर्स का, और जिसमें जो प्रोटीन का जो परसेंटेज अलग अलग है और उत्पादकता का अलग अलग है। और रबी में ज़्यादा ग्रो करने वाले भी चना है, और सॉइल जब पूर है, ब्लैक सॉइल में भी आने वाला है, और मिट्टी अगर थोड़ा लाइट भी हो, ऐसा भी कोई किस्में हैं, देसी किस्में हैं। जो हमारा एक जो कर्नाटका से एक चना का ऐसा वैरायटी है जो देसी किस्में हैं जिसको बहुत डिमांड है, और उसको ऑस्ट्रेलिया ने उसको बढ़ा के भी अंतर्जातीय मार्केट में पहुंच गया। तो मतलब देसी किस्में जब वापस आते हैं, ये नहीं समझना कि उसका उत्पादकता कम है, उत्पादकता बहुत ज़्यादा है और उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसका डिमांड भी है, क्योंकि न्यूट्रिशन और जो रेसिलियंस मैंने पहले बताया, वो जो हमारा काल वायु में जो चेंजेस, परिवर्तन जो आ रहे हैं, तो परिवर्तन के साथ ये वो निभा के ये फसल देने वाले ऐसी किस्में हैं। और इसमें कीट भी बहुत, पीड़ बहुत कम है इसमें। इसको
ये नहीं कि जीरो होता, मगर इसको ज़्यादा नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा फील्ड रेसिस्टेंस इन देसी किस्मों में है, जैसा चना का। और अगर आप बैंगन का देखेंगे, और बैंगन का जब एक नई किस्में आया, भारत ने इसको परमिशन या लाइसेंस नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया ताकि हमारे पास बैंगन का 1200 का जो किस्में जो है हमारा जीन बैंक में है। 1200 जो है, जिसमें कई हरा भी है, काला भी है, लंबा भी है, छोटा भी है, और जिससे हम कई तरह का पाक मतलब रेसिपीज़, बहुत रेसिपीज़ इससे बन सकते हैं। और इसके साथ जंगली रिश्तेदार भी बहुत है, जिसका औषध रूप में उसका बहुत काम है। तो बैंगन का जो हमारे पास जो विविधता है, उसको हम संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सिर्फ इसका उत्पादन ही नहीं देखे, उसका औषध का रूप में जो उसका वैल्यू है और उसका टेस्ट जो है, जो रुचि जो है, उसको भी आप रखने के लिए इसको संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कोई औषध का पौधे बहुत है। इसमें एक उदाहरण मैंने दिया, एब्रस प्रेकेटोरियस, जिसमें आप देखेंगे ब्लू भी है, रेड भी है, वाइट भी है, ब्राउन भी है, अलग अलग कलर का है। ये बहुत नेचर में, मतलब प्राकृतिक रूप से हमको ये सब किस्में मिलता है। इसको कोई हम जाके उगा के करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो प्रकृति में जो मिलते हैं, उसको भी संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप देखेंगे ट्रीज में, नीम ट्री का आपको याद होगा, कई नीम का जो है अंतर्जातीय पेटेंट के लिए हमको बहुत ज़बरदस्त लड़ना पड़ा। तो अपना प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीनी का जो शुगर केन जो है, उसका जो है रिलेटिव है, जंगली रिश्तेदार अरेंडनेशियम, और यू हैव द शकारम स्पॉन्टेनियम भी है, और कोकम भी है। ऐसी कई पौधे हैं जिसका बहुत वैल्यू है। तो इसको हम कैसा हम संरक्षण कर रहे हैं? एक जो सोच है भारत देश में, एक पंजीकृत स्वदेशी किस्मों को पंजीकृत करने का एक रास्ता दिखाया। जैसे ICR का जो NBPGR है, उसमें अगर आपके पास कोई ऐसी किस्में हैं जिसमें एक गुण बहुत अच्छा है, उस गुण को आप रजिस्ट्रेशन पंजीकृत करना चाहते हैं, उसका स्कोप है। ऐसी कुछ मैं उदाहरण इधर दे रहा हूँ। धान में एक हमारा नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश में एक ऐसी किस्म है जिसको मारुतेर सन्नालू जो बोलते हैं लोकली, उसको हमने लाया, उसको थोड़ा सिलेक्शन किया, मतलब गिन चुन के अच्छा वैरायटी एक निकाल के दे दिया, तो उस प्रांत में वो अभी बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसी बीन्स में एक यार्ड लॉन्ग बीन, बहुत लंबा होता है ये बीन भी हमने इसको रजिस्ट्रेशन पंजीकृत किया। और धनिया में एक सुधा बोल के एक नाम किस्में को हमने पंजीकृत किया। और अरहर में एर्रमा चकंदी, जिसमें लाल किस्में का एक स्पॉट्स रहता है सीड के ऊपर, वो दिखने में अरंड जैसा लगता है मगर ये है अरहर। तो ऐसा इसको भी हमने पंजीकृत किया। और जवार में जिसको हम जो कार्न जो पेलालू जो बोलते हैं, जुन्ना जवार का, ये इसको भी हमने पंजीकृत किया। ऐसे ही एक डॉलिकास बीन को भी हमने किया। और एक बहुत अच्छा वैरायटी आदिलाबाद से तेलंगाना में हरा चना बोल के एक है जो ग्रीन ग्राम है, इसको लोकल लैंग्वेज में बालिंत पेसलू बोलते हैं। इसका मतलब ये है को जो दूध देने वाले माएँ अगर ये खाएंगे, उनको प्रोटीन का पूरा उपलब्ध होगा और क्वालिटी प्रोटीन उपलब्ध होगा। तो उसका नाम उसी तरफ से रख दिया, ताकि ये बीज ही नहीं, बीज के साथ साथ जो विज्ञान है उसको भी हमको संग्रह करके, संक्षिप्त करके, उसको हम जब यूज़ करेंगे, हमारा सेहत बहुत अच्छा बनेगा। ऐसे एग्जाम्पल्स हमने आपको दिया है। और ये नहीं कि सिर्फ प्लेन्स में है, और उच्च ऊंचाई वाली क्षेत्रों में चावल की पंजीकृत भी हुए हैं। जैसा आप देखते हैं इधर कई धान का रंग और साइज़, लेंथ इसमें
बहुत नाम भी है इसका, ये सब भी हमने पंजीकृत करके हमारा जीन बैंक में रख दिया। जैसा अगर आप देखेंगे, अगर ये सब हमको इतना अच्छे किस्में हैं तो हम क्यों उसको खो गया? इसलिए खो गया जब हमको उत्पादन बहुत चाहिए, हमारा आदमी का पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ गया, उत्पादन को देखते हुए हमारा जो पारंपरिक विज्ञान जो है हमने उसको छोड़ के पूरा मोनोक्रॉप के पीछे पड़ के एक ही दान का और एक ही फसल का ज़्यादा उगा के हमने अपने पर्यावरण और हमारा जलवायु को भी हमने कलुषित कर दिया। मगर अगर आप देखेंगे कई जगह ऐसे है अभी भी हिंदुस्तान में जहाँ अपने विज्ञान को अपने लोकली, मतलब जिस जगह वो रहते हैं वहाँ तक अभी जो ये पेनिट्रेट नहीं हुआ, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी जो है उधर तक नहीं गया, ऐसी जगह अभी भी कई जगहों में पारंपरिक प्रणाली है और उसमें यूनिट पर यूनिट का जो उत्पादकता उससे नॉर्मल किस्मों से ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे हंगडी राजस्थान में, हंगडी खेती राजस्थान में, राममोल गुजरात में और बारादान महाराष्ट्र में और हक्कड़ी सालू कर्नाटक में और पोनम इन केरला में दो तरीके का है ये और झारखंड में और मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में दो तरह का है, उड़ीसा में मिसा चासा और नवधान बोल के आंध्र प्रदेश में, नवधान्या बोल के आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में, जहाँ अभी सिर्फ वर्षाधारित फसलें उगाते हैं, जहाँ पानी की बरसात की बहुत कमी है और मिट्टी बहुत ज़्यादा पोषण मिट्टी में नहीं मिलता, ऐसी जगहों में अभी भी बचा हुआ हमारा पारंपरिक स्वदेशी किस्मों का साथ पारंपरिक फसल प्रणाली है, उसको अभी हमको पढ़ने की, देखने की, उसका वैज्ञानिक रूप से उसका बेसिस को ज़्यादा शोधित करने की बहुत ज़रूरत है। इस किस्मों को अगर वापस लाना है, ऐसी फसल प्रणाली को भी स्टडी करना पड़ता है। जब प्रणाली कैसा अभी चल रहा है, अभी ये है कि पौधा प्रजनन मतलब प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एक घटक है प्रणाली में। दूसरा जो है बीज का उत्पादन करते वक्त उसको गुणवत्ता को रखने का बहुत ज़रूरत है। जो गुणवत्ता से अलग है उसको आपको निकालना पड़ेगा जब उत्पादन करेंगे। ऐसे उत्पादन करने के बाद उसको प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग करना है और उसको इलाज भी करना है। कई जगह प्री ट्रीटमेंट मतलब अभी कोई उसको डिसीज़ नहीं है, फिर भी डिसीज़ से प्रोटेक्शन के लिए आपको उपचार करना है। तो प्रसंस्करण, उपचार, उसके बाद में पैकेजिंग और भंडार कैसा आप उसको स्टोर करते हैं, और उसके बाद परीक्षण मतलब जब आप एक पैकेट का बीज अगर आप किसान को दे रहे, उसका जो परीक्षण की बहुत ज़रूरत है। परीक्षण करके इसका जर्मिनेबिलिटी, वायबिलिटी कितना है, उसमें मॉइस्चर कितना है, उसमें क्या प्योरिटी है, क्या मतलब जिस मूल्य विषय के लिए उसको हम ग्रो करते वो ठीक है कि नहीं, और उसके बाद बिक्री और वितरण, और इन सब का घटकों का मसला ये है आप गुणवत्तापूर्ण बीज किसान को पहुंचाना। और ऐसा प्रणाली अभी रिलीज्ड वैरायटीज़ के लिए है, जारी किया गया किस्मों के लिए है, मगर देशी किस्मों के लिए ऐसा प्रणाली अभी नहीं है, वो खो गया। अब उसको हम वापस लाना है। भू प्रजातियाँ मतलब लैंड रेसेस के लिए वैकल्पिक बीज प्रणाली क्यों चाहिए, अलग से प्रणाली क्यों चाहिए? जो है उसी से हम चला सकते हैं। उसमें दिक्कतें ये है कि हमको ये सामने आया कि देसी किस्मों के जो उत्पादन और उत्पादकता
अगर फील्ड में देखने का कुछ हमारा अनुभव ऐसा हुआ कि देसी किस्मों कुछ जारी की गई किस्मों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कैसा कर रहा है, कहाँ कर रहा है? ये प्राकृतिक कृषि जहाँ कर रहे हैं वहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। इसका मतलब है भारत देश में आज हमने नीति ऐसा अपना रहे हैं कि हमारा दृष्टिकोण बदल गया कि हमारा पर्यावरण, जलवायु अगर हमको और जो परिवर्तन आ रहा है कि जलवायु में उसको समर्थक से फसल उसको सह के अच्छा उत्पादन देना है, तो हम आपको ये नहीं कि अभी जो नई किस्में हैं उसमें ज़्यादा काम नहीं है, और देसी किस्में अगर हम लाएंगे और प्राकृतिक कृषि हम करेंगे, हमारा उत्पादन और हमारा गुणवत्तादार उत्पादन होगा, क्वालिटी होगा, उसको हमारा सेहत भी बढ़ेगा। तो इसके लिए ये अलग से मतलब वैकल्पिक प्रणाली का ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी है हम ये देखेंगे इससे ज़्यादा उत्पादन कौन सा आता है उसी को हम इसको जारी कर रहे हैं। इसके बजाय हम स्वाद मतलब टेस्ट, पोषण, उसमें जिंक आयरन जैसा, पाक प्रक्रिया मतलब जो हम उसको यूज़ करेंगे एक रेसिपी, उसके लिए सूटेबिलिटी होना चाहिए, रंग और धार्मिक आवश्यकताएं। जैसा आप तिल को देखेंगे, काला तिल नहीं है तो कुछ पूजा नहीं कर सकते, तो काला तिल तो चाहिए। ऐसा कोई अवसर जो किसानों को जो है, और जो अभी नए किस्में जो आ रहे हैं उसमें स्वाद का, पोषण का, पाक प्रक्रिया का, रंग का, धार्मिक आवश्यकताओं को हम ज़्यादा उसका वेटेज नहीं दे रहे। इसके कारण भू प्रजातियों को अलग से एक प्रणाली का ज़रूरत है। जैसे औपचारिक बीज प्रणाली में PPVFR में जो अधिसूचित और जारी पंजीकृत किस्मों को पूरा करता है, वैसे ही हमको इसमें एक रजिस्ट्रेशन करके अलग से प्रणालिका से उसको लाना पड़ता है प्रत्येक परिस्थितियों के लिए। मतलब ये नहीं कि जो देशी किस्में जिस जगह में वो हम सेलेक्ट करेंगे, जिस जगह से वो जन्म लिया, उसी जगह में वो ज़्यादा आपको यील्ड उत्पादन देगा, इसलिए उसको लेना पड़ता है। जैसे पारंपरिक ज्ञान आधार पर उसको पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस उसको डेवलप करना पड़ता है, और इसको गांव में मेला करके और उसको एक बायोडाइवर्सिटी ब्लॉक द्वारा मूल्यांकन करके उसको जारी रिलीज़ के लिए जो करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए अलग से एक प्रणाली हमने उड़ीसा के लिए बनाया, जो गवर्नमेंट ने, जो उधर की सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको रिलीज़ किया, और उसकी सबसे देसी किस्में ज़्यादा आने के प्रथम राष्ट्र उड़ीसा होगा। जैसे रिलीज़ की जो मानदंड है, मतलब क्राइटेरिया है, जो उसको रिवाइज़ किया हमने, संशोधित किया। वो कैसा संशोधित किया? इसको जो है ये पूरा देश के लिए एक किस्में नहीं लाने का, जो एक जगह के लिए, एक ज़िले के लिए, एक इकोसिस्टम के लिए एक प्रजाति, भू प्रजाति उसको सूटेबल होगा। इसलिए हमने एक पूरे देश के लिए एक लाना मना किया है। अनलेस एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस पे देख सकते हैं, बट जनरली नहीं है। और जो हमने एक सिर्फ 8 या 10 रिसर्च स्टेशनों में उसको शोधित करके रिलीज़ करने का नहीं है। हमने जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स जो सरकार ने, जो राज्य सरकार ने ये करते हैं और उसको सम्मानित करते हैं, उसको प्रामाणिक रूप से उसको देखते हैं, और ये किसानों की फसलों को क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसका डेटा जो है वो अवेलेबल है राज्य सरकार के पास। उस डेटा को जो किसानों का फील्ड में जैसा आ रहा है वो उत्पादन को हम इसको ज़्यादा वेटेज भी देना चाहिए। और उसको आजकल का जो नई किस्में जो आते हैं उसमें भी पोषण का देखते हैं, मगर पोषण का ज़्यादा वैल्यू और स्थानीय वैरायटी को ज़्यादा मूल्यांकन और फसल प्रणाली ऐसा जो हम बनाएंगे जो जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है,
और जैविक को हम कैसा जीवित कर सकते हैं, इन सब को देखते हुए हमने ऐसे नए प्रणाली का, नए प्रोटोकॉल सत्यापन करते हैं ताकि ये सब मिलके जब हम राज्य सरकार को देंगे, वो देसी किस्में को फिर पुनरुद्धार करने की सोच में है। अभी ऐसा 4 हमने एक किस्में लाए हैं जिसके पूरा बहुत अच्छा इसका उत्पादन है, रिलीज़ की वैरायटीज़ की ज़्यादा है और इसी प्रकार हमने उसको रिलीज़ करने की संभावना है। किसान किस्मों के लिए राष्ट्रीय अधिनियमों में, नीतियों में प्रावधान, मतलब हमारे पास ऐसी कोई शासन है ऑलरेडी भारत देश में, उसको उसमें ऐसी प्रावधान है मगर उसको हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया। एक उदाहरण के लिए देखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट एक हमारा शासन है, तो इसमें जो है सेक्शन 7 में अगर हम कोई वाणिज्यिक उपयोग करना चाहते हैं देसी किस्मों को, आप राज्य जैव विविधता, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को आप पहले सूचना देके उसको आप वाणिज्य पूर्वक उपयोग कर सकते हैं। इसको कोई उसको अभी अपना नहीं रहा है। ऐसे ही उसमें अगर दूसरे का अगर आप देखेंगे, एक हमारे पास किसान किस्मों के लिए संवर्धन के लिए राष्ट्रीय अधिनियम में एक बीज नीति है, सीड पॉलिसी। ये बीज नीति में भी कई जगह ये रखा है कि व्यवसायीकरण में एक ब्रीडर को जो पैसा मिलता है बेनिफिट शेयरिंग में होता है, वो जिसने वो हज़ारों सालों तक जिस कम्युनिटी ने, जिस जनजाति ने उसको संरक्षण रखा, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसको मिलना चाहिए बोल के हमारे पास सीड पॉलिसी में है। ऐसी बीज नीति में और भी है। पारंपरिक ज्ञान को आप विरासत से योगदान की पहचान करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयारी की जाएगी, मगर इसमें ज़्यादा जोर नहीं दिया, ज़्यादा उसको निवेश भी नहीं किया। इसलिए एक वृद्धि, निवेश वृद्धि जब होंगे तब ये सब अच्छा होगा। तो ऐसे प्रणाली में भी हमारे पास है, PPVFRA में भी ऐसा है। अगर कोई भू प्रजातियों के लिए मानचित्रण, मतलब मैपिंग जो करते हैं, उसमें जनजाति का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी आज तक जो PPVFRA में, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट में, ये है कि सिर्फ जातियाँ प्रजातियाँ तक ही जो विविधता है उसको मान के आगे चल रहे हैं, मगर देसी किस्मों की अगर NBPGR के अलावा जो मैपिंग जो है, मानचित्रण जो है, वो जनजाति के साथ करना जरूरी है। ऐसे ही एक दो किसान किस्मों का बीज की गुणा करने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग, मतलब एक PPVFRA के साथ आपने एक पंजीकृत कर दिया मगर वो पंजीकृत करके भूल गया, उसको कुछ नहीं, किसानों का तक नहीं ला रहे, उसको अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता और प्रोविज़न है एक्ट में, मगर आज तक उनको लागू नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारे पास शासन अच्छे हैं, उसके अंदर देसी किस्मों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी भी विशेषताएं हैं, मगर उसको हमने ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अंत में निष्कर्ष और आगे का रास्ता क्या है ये देखेंगे। जलवायु, कीट, पोषक घनत्व और प्राकृतिक आधारित समाधानों के साथ कम इनपुट, मतलब जो हम पानी, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, उसको कम ज़रूरत है, कम आवश्यकता है, उसको सामंजस्य के कारण स्वदेशी किस्मों को मुख्य धारा में लाने का काफ़ी संभावना है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान में बीज क्षेत्र में विकास को स्वदेशी किस्मों के सहित छोटे वर्ष आधारित किसानों की ज़रूरतों को लिए फिर एक उन्मुख होनी चाहिए। मतलब जो वर्षाधारित जगह है उसके लिए अगर हम ऐसा किस्में देंगे जिसमें पानी देंगे तभी उत्पादन आएगा, ऐसा नहीं। जो हमारा प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है उसको आप ऐसा करना चाहिए जो वर्षाधारित
जगह ही उसको हम तुलना करना चाहिए, तभी हमको अच्छा देसी किस्में बाहर आने की चांस है। और जैसे मैंने बताया, औपचारिक प्रणालियों की भारत भीतर फसल प्रजनन एक सहभागी, मतलब किसानों को सहभागी करके उनका दृष्टिकोण से नए देसी किस्में को लाने की ज़रूरत है। स्वदेशी किस्मों के उत्पादन अंत और उपभोग अंत दोनों के लिए लोकप्रिय बनाने के अलावा, मतलब अब जागरूक करना चाहिए नागरिकों को। सामाजिक संगठनों के साथ साथ अनुसंधान, मतलब अनुसंधान सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं, सामाजिक संगठनों की भी एक भूमिका होना चाहिए। ऐसा करके सकारात्मक सहयोग से अच्छा देसी किस्मों को वापस लाने का संभावना है। महिला किसानों द्वारा प्रबंधित पर्याप्त निवेश, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मोर इन्वेस्टमेंट के साथ सामुदायिक या जनजाति बीज बैंक स्थापित करे, कम्युनिटी सीड बैंक स्थापित करना चाहिए। मौजूदा बीज ग्राम कार्यक्रमों में, मतलब सीड विलेज जो प्रोग्राम्स आजकल जो चल रहा है, उस स्तर पर बीज को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन, मतलब सीड का सॉवरनिटी किसानों तक पहुंचाने की कोशिश होना चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ कृषि को दृष्टिकोण से बीज के राउंड भी पूरा चलता रहता है। अगर बीज हम ऐसा बनाएंगे, उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, पेस्टिसाइड्स के बिना वो नहीं रह सकता। ऐसा अगर हम बनाएंगे, पूरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ कृषि लाना बहुत मुश्किल है। तो बीज केंद्र करके इन सबको, हमारे पर्यावरण को, जलवायु को, हम मिट्टी को, और कम पानी से हम ज़्यादा उगाने उत्पादन करने वाला है, तो देसी किस्मों को अगर हम आगे बढ़ाना है। केंद्रित समूह चर्चाओं और माध्यमों से फसलों के भीतर और फसलों का और किस्मों की मौजूदा विविधता को मानचित्रण करे। जो मैं मैपिंग जो बता रहा था, वो किसके भागीदारी से, और आप CSOs, मतलब सामाजिक संस्थाओं से मिलके उसको मानचित्रण करना चाहिए। किसानों की प्रतिक्रिया एकत्र करना, ताकि चयन, लक्षण, वर्णन इस उद्देश्य के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। विविधता ब्लॉकों के सहायकों से स्वदेशी किस्मों को लोकप्रिय बनाने में किसानों को भी भागीदारी में वृद्धि लाना है। नमस्कार।